हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों हम इस समय क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसमें क्या किया था, हमने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को स्किप करेंगे और साथ ही हम जब एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें भी 3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। तो आज हम दोनों सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम देखेंगे वो जो एग्रीकल्चर थे ना उनके भी क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, मगर हाँ इतनी भी है कि आप लोग पूरी देख ले, वही काफ़ी है। ठीक है, और आप लोगों के एग्ज़ाम सर पे हैं तो आप लोग सीरियस हो जाइए, और PDF चाहिए तो आप लोग लाइव क्लास में आइए, और इसके अलावा आप मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलो। तो क्या है कि आज का क्वेश्चन है और वाला। इससे पहले हमने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन कर लिया था। तो और वाले में है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्टिंग इनटू नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया, यानी औपनिवेशिक भारत के दौरान क्षेत्रीय संगठनों का राष्ट्रीय संगठनों में परिवर्तन। यानी हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर पहले जितनी भी पार्टी थे ना वो कौन सी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी थी, मगर अब वो क्या बन रही है, राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। उनके पीछे का कारण क्या है उस पर बात करते हैं। देखो, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जब बनी ना तो इसने क्या कर दिया, पूरे एक बड़े स्तर पे एक पार्टी को पूरा बनाया, और उस पार्टी ने क्या किया, पूरे बड़े स्तर पे अपने आप को वो कर दिया कि भाई अपना हमारी इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर रहेगी। तो क्षेत्रीय पार्टी जो थी ना वो भी कहीं ना कहीं इस स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कदमों पर चलना ठीक समझा। और इसीलिए देखते हैं हम कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद धीरे धीरे सारी पार्टीज जो थी ना खुद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना स्टार्ट करने लगी। ठीक है, तो पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। दूसरा है राष्ट्रवादी नेता। जब मैं बोलता हूँ नेशनलिस्ट लीडर्स की बात करता हूँ जब, तो आपको पता है कि क्षेत्रीय समूहों के नेताओं ने एक साथ आकर अब राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण कर लिया। ठीक है, यानी छोटे छोटे नेताओं को मिलाया और फिर बोले जब हमारी लड़ाई पूरे देश में शासन करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ है तो हमें देश स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर पर हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस तो है नहीं। ठीक है, और इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रवादी नेता थे ना, इन्होंने कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट लीडर्स ने पूरे समाज को बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंस उनकी हो सकती है और किस तरह की इंपॉर्टेंस पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और नेशनल लेवल पे यही इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला आता है राजनीतिक जागरूकता, जैसे हम बोलते हैं इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, जब हम इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस बोलते हैं, राजनीतिक जागरूकता, तो लोगों के अंदर एक चीज़ हो गई थी कि अब लोगों को राजनीति की वैल्यू समझ में आ गई थी। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेजों ने भी राजनीति के सामने झुकना सीख लिया था। उनका भी मानना था कि भाई आप गरीबों को कितना भी परेशान कर सकते हो, मगर अमीर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको परेशान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो लोगों को समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी को जुड़ना ज़रूरी है, और उसको एक स्तर पे लेकर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अंग्रेज हमारी मानेंगे और हमारी सुनेंगे भी। ठीक है, अगला है साझा लक्ष्य। साझा लक्ष्य का मतलब वही मैंने बताया कि कॉमन गोल से सबके, कि भाई सबको जब देश को ही आज़ाद करना है तो क्यों वो क्षेत्रीय पार्टी बन के रहेगी, सारी पार्टी एक साथ मिले और देश के लेवल पे लड़ाई करें ताकि राष्ट्रीय स्तर पे हमें आज़ादी मिले, है ना। उसके बाद हम देखते हैं साझा लक्ष्य के बाद ब्रिटिश नीतियाँ, यानी कि ब्रिटिश पॉलिसीज भी जो थी ना वो क्या करी थी, वो भी कोशिश करी थी कि क्षेत्र, क्योंकि देखो ब्रिटिश पॉलिसी जो थी ना वो नेशनल लेवल पे जो पार्टी थी उनको ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, परेशान करती थी छोटी छोटी पार्टीज़ को। ठीक है, क्षेत्रीय लेवल, और इसी क्षेत्रीय लेवल पार्टी जो थी ना उन्हें कहीं ना कहीं अब मौका मिल गया था कि नेशनल लेवल पे हो जाओ ताकि हमारी अंग्रेजी सुने। ठीक है, अंग्रेजी सरकार हमारी सुनेगी। क्यों? क्योंकि जब हम नेशनल लेवल पे, मतलब हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, तब तक हमारी वैल्यू कहाँ है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और जैसे ही हम एक बड़ी पार्टी बन जाएंगे यानी नेशनल लेवल पे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एंड द लास्ट इज इंटर स्टेट कोऑपरेशन, यानी राज्य सहयोग। जब राज्यों ने, अलग अलग राज्यों ने सहयोग देना शुरू किया तो वो राष्ट्रीय स्तर के संगठन खुद ब खुद आने लगे निकल के। ठीक है, तो राज्य स्तर पे अगर बनेगी चीज़ें तो जाहिर सी बात है वो बड़े होके, मतलब आगे जाके वो राष्ट्रीय स्तर पे खुद ब खुद चले जाएगी। ठीक है, तो इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली थी, वो भी बिकॉज ऑफ स्टेट कोऑपरेशन के कारण। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अगर नहीं समझ में आता तो मैं फिर से कहता हूँ डबल स्पीड में दोबारा सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो सवाल इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या करना है, जवाब भी उसका इंपॉर्टेंट ही लिखना है। ठीक है, चलो, तो ये 46 क्वेश्चन है हमारे सामने, और 46 क्वेश्चन कहता है हमारे सामने एस्पेक्ट्स ऑफ विलेज रोड्स, यानी ग्रामीण सड़क के पहलू बताइए। ठीक है, यानी ग्रामीण सड़क जो है उसकी मतलब उसकी डेफिनेशन बताइए, यानी उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक है, तो पहले तो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी। देखो, ग्रामीण सड़कों को अक्सर ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर का सामना करना पड़ता है जिससे परिवहन और पहुंच में समस्याएं आती है।
ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि भाई चलो एक बार तो शहर के अंदर तो रोडों को बनवाना एक कंपलसरी काम हो जाता है, मगर गांव कौन पहुंचेगा। ठीक है, तो सरकार पहले अगर गांव और शहर में से अगर एक को डेवलप करने की बात हो तो शहर को पहले डेवलप किया जाएगा गांव के कंपैरिजन। ये आप भी जानते हैं क्योंकि शहर से ट्रेड टैक्स आ रहा है, रोड टैक्स आ रहा है, बहुत सारे टैक्सेस आ रहे हैं, इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा भी है। ठीक है, मगर वहीं पर जब हम देखते हैं कि गाँव के अंदर तो इतना कुछ मिल नहीं रहा, तो वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस करेंगे। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी बहुत डाउन है। ठीक है, अगला है मेंटेनेंस इशू, यानी रख रखाव की समस्या। देखो नियमित रख रखाव एक महत्वपूर्ण समस्या है, और क्योंकि रोज़ रोज़ तो गांव में जाकर कोई साफ़ सफाई करेगा नहीं, इसलिए सड़कों का शीघ्र खराब होना उचित है। ठीक है, अब अगला है इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट या आर्थिक प्रभाव की जब बात करता हूँ तो याद रखना कि बेहतर ग्रामीण सड़कें स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकती है, जिससे माल और लोगों की आसान आवाजाही होती है। ठीक है, यानी कि इम्प्रूव्ड विलेज रोड्स कैन एनहांस लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय द फैसिलिटिंग इजीली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि भाई जाहिर सी बात है आर्थिक प्रभाव तो पड़ेगा ही, ग्रामीण सड़कों पे इतना नहीं होता जितना शहरी सड़कों पे होता है। ठीक है, अगला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया। अगला है एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच क्या होते हैं, खराब विकसित ग्रामीण सड़कें आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की पहुंच को सीमित कर सकती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण सड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ग्रामीण सड़कों में कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि शिक्षा वहाँ पे डाउन होगी और स्वास्थ्य सेवाएं तक सही समय तक इंसान पे नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, अगला है सरकारी पहल। गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर लेगी और योजनाएं बनाएगी ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुधारने के लिए, अच्छा करेगी, तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और विकास खुद ब खुद डेवलप होगा। ठीक है, अगला है सामाजिक एकीकरण यानी सोशल इंटीग्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेहतर सड़कों से हम दूर दराज के शहरों और कस्बों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आज भी हम जानते हैं कि अगर हमें बड़े शहर जाना तो जाहिर सी बात है हमें हाईवे का यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए सड़कों का यूज़ ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि सड़कें जो है वो दो शहरों को, दो राज्यों को, दो देशों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो सड़कों की इंपॉर्टेंस तो बहुत होनी चाहिए, और इसीलिए सड़क जो है ग्रामीण स्तर पर बेहतर करने का प्रयास हमेशा हर गवर्नमेंट करती है। ठीक है, चलो 47 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 47 क्वेश्चन हमारे सामने, स्टेप बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, यानी कि भारतीय सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम बताइए। तो पहला तो है कानूनी उपाय, यानी कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा कानून और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून जैसे कानूनों का निर्माण किया है। ठीक है, हम भी जानते हैं कि आज के डेट में आपको पता है महिलाओं को इतने राइट्स मिल चुके हैं कि कुछ महिलाएं तो उसका गलत यूज़ भी कर लेती हैं। ठीक है, बट वही है, ठीक है, अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि देखो एक ऐसे वर्ग को जिसको पहले हज़ारों सालों तक कितना दबाया जा रहा था, आज वो बाहर निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इन कानूनों की वजह से निकल रही है। ठीक है, तो पहला कानूनी उपाय। दूसरा है शैक्षिक पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम, महिला साक्षरता दर और शिक्षा में एक सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आर्थिक समर्थन मिलता है, इकोनॉमिक सपोर्ट, जिसमें मनरेगा के बारे में हम बात करते हैं ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसके अंदर हम जानते हैं कि 100 दिनों का उनको रोजगार मिला है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको 100 दिन का क्या मिला है, रोजगार करने का मौका मिला है मनरेगा के तहत। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए मनरेगा कब से स्टार्ट किया गया था बिना गूगल यूज़ किए। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य कार्यक्रम। ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक सपोर्ट के बाद एजुकेशनल हाँ ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रम की जब मैं बात करता हूँ हेल्थ प्रोग्राम्स की, तो हमको बताया कि भाई स्वास्थ्य जो है वो जननी सुरक्षा योजना जैसे है, उसमें मातृ स्वास्थ्य में सुधार, शिशु मृत्यु दर, इन पे काम किया। यहाँ तक कि लाडली योजना भी आपने सुना होगा, लाडली योजना भी महिलाओं के सपोर्ट के लिए ही वो सब कुछ बना है। उसके बाद आप जानते हैं कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है उसके बाद भी उनका प्रमाण पत्र बनता है, जिससे उन्हें कुछ सब्सिडीज़ वगैरह मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के सपोर्ट के लिए ही बना है, नारी सशक्तिकरण को बेहतर करने के लिए बना है, और हेल्थ प्रोग्राम्स तो चलते ही रहते हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, और जब हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि आज की डेट में स्थानीय शहर हो, स्थानीय निकाय हो या विधायी असेंबलियाँ हो, इसमें महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है, जिससे राजनीति में अधिक महिला जो है वो भागीदारी सुनिश्चित कर सके। ठीक है, आपको पता है कुछ स्टेट ऐसे हैं जिस स्टेट के अंदर जो प्रधान के चुनाव होते हैं उसमें महिलाएं ही आरक्षित सीट पे खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, उसके अंदर फुलेरा है, फुलेरा में महिला जो है ना वही वहाँ की कौन है, वहाँ की महिला जो है वो
क्या बोलते हैं, वही वहाँ पे सरपंच बनती है। ठीक है, तो यही होता है, कई जगह पे सिर्फ सीटें रिजर्व कर दी जाती है महिलाओं के लिए। क्लियर। चलो, एंड द लास्ट पॉइंट इज कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट। महिलाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया जैसे मौके दिए जाते हैं जिसके अंदर वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और रोजगार सुनिश्चित करें कि किस तरह के काम वो कर सकती हैं, किस तरह की एक्टिविटी वो कर सकती है, उन एक्टिविटीज़ को वो आगे बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ा सकती हैं, वो सारे काम इसमें देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, चलो तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की थी वो भी करूँगा, मगर वही है ना कि जब इसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करो तो जाहिर सी बात है 3 क्वेश्चन में 10 मिनट हो ही जाते हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।